Hello and welcome dear students on my Arvind Geography Wars YouTube channel. Dear students, this channel is exclusively for this ICSE board students of class 8, 9th and 10th. Okay, so in today's video we will study measurement and experimentation. In this we will cover up all the important units, their conversion and the basic concept regarding it. So this is going to be a very important and interesting chapter. Basically this is very easy chapter, but you have to practice a bit. You have to memorize some units, their datas, their definitions, so that you can convert one unit into another one. Okay, measurement and experimentation. So in this chapter you see first, what is measurement? Measurement is the process of, please, this one thing more which I have told, that please write the definition which is directly given in your book, and definitions I have taken exactly the same word which are given in the book. If we change the words, then the definition will be considered wrong into the board. Okay, so measurement is the process of comparison of a given physical quantity with an known standard quantity of the same nature. This is the very important definition. Means what? Suppose if you want to know in a simple language, then suppose this is a pen. Here you have kept 1 kg. Okay, ऑन द शॉप व्हेन यू गो, आप जब दुकान पे जाते हैं तो वो आपको, सपोज करो आपकी मम्मी ने बोला है 1 केजी चीनी लेके आओ. ओके, तो आप जब चीनी लेने के लिए गए तो शॉपकीपर आपको एक जो तराजू है उस पर एक पैन पे रखेगा, 1 केजी का बटखरा रखेगा, और जो दूसरा पैन है वहाँ पे वो अब चीनी रखना स्टार्ट करेगा. ओके, तो अब यहाँ पे देखें आप, ये हो गया नोन क्वांटिटी. नोन क्या है? नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ये बटखरा हो गया 1 केजी. ओके, एंड फिजिकल क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसको आप कंपेयर कर रहे हो वो क्या हो गया आपका? शुगर हो गया. दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी. थिंग इज दैट बोथ आर ऑफ सेम नेचर, यानी दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है. एग्जाम्पल, अगर आप पेट्रोल खरीदना है अगर आपको, तो आप उसको लीटर में मेजर करोगे, केजी में मेजर नहीं करोगे. क्लियर? तो नेचर भी सेम होना चाहिए, यानी अगर ये सॉलिड है तो उसको भी सॉलिड होना ही चाहिए. क्लियर? समझ में आ गया बात? तो मेजरमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है. कुछ नहीं है, सिर्फ ये तुलना करना होता है, कंपेयर करना होता है दो क्वांटिटीज को. एक जो पहले से स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने मान लिया है, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आप उसे कंपेयर करेंगे. क्लियर? जैसे इस एग्जाम्पल में हमने लिया 1 केजी का जो बटकरा था, वो हो गया आपका क्या? वो हो गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और उससे आपने कंपेयर किया, यानी उसका मास, उसी मास के बराबर आपने कंपेयर किया, क्या हो गया आपका? फिजिकल क्वांटिटी. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे सपोज करो एक बहुत बड़ा बास्केट है, और उस बास्केट में बहुत सारे केला है. ओके, नंबर ऑफ बनानास आर देयर. सो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने बनाना है, तो आप क्या बोलोगे? आप उसको काउंट करके तुरंत 12 से डिवाइड करोगे, फिर काउंट करोगे, बोलोगे कि ये इतना डजन है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो उस बास्केट में, सपोज करो हमने एक बास्केट ले लिया, ठीक है ना. इस बास्केट में 60 बनानास है. कितना है बनानास? ठीक है ना, केला है वो 60 बनाना है. डन. अगर आपसे पूछा जाए कि कितना है, तो आप बनाना को किस में मेजर करते हैं? डजन से. दर्जन बोलते हैं ना, इतना दर्जन हो गया, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन. तो दर्जन में कितना होता है? 12. तो आप इसको तुरंत डिवाइड करेंगे 12 से, और क्या बोलेंगे? 5 डजन. तो ये आपने कंपेयर किया स्टैंडर्ड क्वांटिटी. यहाँ जो एक फिक्स वैल्यू होती है, जिससे आप किसी चीज़ को कंपेयर करके उसका अमाउंट पता कर लेते हैं. डन. सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया. प्लीज डिफिनीशन सेम होना चाहिए. स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज यूज्ड टू मेजर एंड एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. यानी अगर आपसे यूनिट की डिफिनीशन पूछे तो क्या बोलोगे? द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर एंड एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. यानी वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो इस आपके सामने जो है फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर या एक्सप्रेस करने में मदद करे, देन यू आर गोइंग टू टेल दैट इट इज अ यूनिट. ये यूनिट है. सो मेजरमेंट और यूनिट, आई होप क्लियर. फिर से अगर थोड़ा सा और लॉजिकल बुक का डेफिनेशन देखना चाहें तो देखिए, यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर. क्लियर? यानी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब 10 केजी, 5 केजी, 4 लीटर, 10 लीटर, ये मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट यूनिट, जो एक पर्टिकुलर यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड फिक्स होगा.
ठीक है, एंड इट इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी। अब आप इससे जो चीज मेजर कर रहे हैं उस क्वांटिटी को मेजर करने में मदद करेगी। एग्जाम्पल, अगर 1 किलो का हमने बटखरा लिया है तो वो मास मेजर करेगा 1 किलो 2 किलो में, ठीक है ना, क्लियर। वो पेट्रोल नहीं मेजर करेगा 1 किलो 2 किलो पेट्रोल। नेचर सेम होना चाहिए, सेम क्वांटिटी वो मेजर करेगी। फिजिकल क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 पैरामीटर्स। यानी अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बोल रहे हो तो उसके लिए 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। उसमें से फर्स्ट है क्या, द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज बीइंग मेजर्ड। यानी पहला चीज उसके पास एक यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट, जैसे सेंटीमीटर या किलोमीटर। सपोज करो हमने यहाँ पे लिया था वो केजी हो गई उसकी यूनिट, ठीक है ना। लीटर हो सकता है, लेंथ है तो मीटर हो सकता है, समय है तो टाइम सेकेंड हो सकता है, ठीक है ना। तो एक यूनिट होना चाहिए। सेकेंड बोल रहा है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब 10 kg, 5 kg, 7 kg, 8 kg, which express how many times that unit had the given quantity. For example, if you are having 5 kg sugar, ठीक है, 5 kg शुगर है तो 1 kg का जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपने लिया है 1 kg का, उससे ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, 5 गुना है, ये मैग्नीट्यूड हो गई या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। एक तो आपकी केजी हो गई, दूसरा कितने गुना वो कितने टाइम्स उस वैल्यू से आप कंपेयर किए हैं। अगर सपोज करो हाफ केजी हो गया तो डिवाइड बाई 1 kg डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया कितना, 5 ग्राम। तो मतलब कुल मिला के एक न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए और उसकी एक यूनिट होनी चाहिए, क्लियर। और जो न्यूमेरिक डेटा है वो should express how many times the above selected unit is from the given quantity। यानी जो given quantity है इससे ये कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है, ये वैल्यू निकालनी होती है, क्लियर। नाउ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप बोल रहे हो तो फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए, दैट शुड हैव अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड अ यूनिट। फॉर एग्जांपल, न्यूमेरिक वैल्यू में हमने एग्जांपल लिया 10 और यूनिट में हो गया मीटर। फॉर एग्जांपल ये हो गया 10 मीटर, तो 10 हो गया उसका न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर डेटा हो गया, और मीटर हो गया उसका यूनिट, या 50 kg उसकी यूनिट हो गई। आई होप ये इजीली हमने आपको समझाया। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, यानी यूनिट्स के में क्या होना चाहिए, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है देखते हैं। फर्स्ट, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, उसका साइज कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सपोज करो अगर मास ले रहे हैं तो उसको मेजरेबल होना चाहिए, क्लियर। उसकी साइज कन्वीनियंट होना चाहिए जो आप यूनिट ले रहे हो उसके हिसाब से। सेकेंड, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, यानी बिना किसी एक अपवाद के उसको आप डिफाइन कर लें, उसको डिफाइन करने के लायक वो हो, मतलब कुल मिला के वो दैट शुड बी पॉसिबल टू, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन इट। एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए ताकि आप उसको इजीली डिफाइन कर सकें, उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वैल्यू यहाँ पे कुछ और है कहीं दूसरी जगह कुछ और है, नहीं, दैट शुड बी फिक्स्ड वैल्यू विदाउट एनी एक्सेप्शन। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, रिप्रोड्यूसिबल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ लिए हो 1 kg का बटखरा यहाँ है भारत में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे दुकान के पास मैंने दुकान खोल ली है उसी में बस 1 kg का बटखरा है और कहीं है ही नहीं। 1 kg का बटखरा सारे दुकान में होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है ना। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द यूनिट शुड नॉट चेंज विद द टाइम एंड स्पेस, यानी आप उसको 1 kg का बटखरा है तो है, उसको आप कहीं ले जाएं वो फिक्स वैल्यू होना चाहिए। उसमें मेजर करेंगे मास तो वो लगभग कांस्टेंट आना ही चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 kg हमने मेजर किया तो उसका वैल्यू मतलब इतना चीनी आ गया और अगर अमेरिका में लेके चला गया तो इतनी सा चीनी आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिक्स अमाउंट हर जगह सेम होना चाहिए, आप दैट शुड नॉट चेंज विद द टाइम एंड स्पेस, clear। So these were the properties of the units. Now we will go for the kinds of unit. This is very important। यहाँ से definition होता है और बच्चे यहाँ कुछ गलती कर देते हैं जो आपको नहीं करना है। So when you go for the kinds of unit, first is the fundamental or basic unit। सबसे पहला है fundamental और basic unit देखें। It is that unit which is independent of any other unit। ये सबसे important definition है, मैं बोल रहा हूँ, ये बार बार पूछता है और बच्चों का concept यहाँ clear होना चाहिए। इट इज दैट यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, किसी दूसरे यूनिट पे, यहीं तक आप लिख सकते हैं। और विच कैन नाइदर बी चेंज नॉर कैन बी रिलेटेड विथ एनी अदर फंडामेंटल यूनिट, नहीं ये किसी पर निर्भर है, नहीं आप इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। आप इसका डिफिनेशन सेम याद रखें, ओके। एग्जाम्पल लिखेंगे, यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हैं कौन सी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स हैं,
कि फंडामेंटल यूनिट्स, मैंने ये चार्ट लिया है, फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स एंड देयर एसआई सिस्टम। फर्स्ट, लेंथ यूनिट क्या है इसका, मीटर। प्लीज यू हैव टू लर्न दिस, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स, ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, नहीं ये को रिलेटेबल है। डन। सेकंड, इट इज मास, सेकंड जो मास है उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम, सिंबल भी आपको याद रख लेना है। टाइम का सेकंड, टेम्परेचर तापमान, तापमान का केल्विन है, क्लियर, केल्विन है एसआई यूनिट, सेल्सियस नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब कि जैसे मान लो आपने बल्ब जलाया, वो कितना प्रकाश छोड़ रहा है, ज्यादा वॉट होगा तो ज्यादा लाइट छोड़ेगा, कम होगा तो कम। आप उसको किस में मेजर करते हैं, कैंडेला में मेजर करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट है तो कितना वो इलेक्ट्रिक करंट है, ज्यादा है या कम, उसको आप किस में मेजर करते हो, एम्पियर में मेजर करते हो, ये वायर वगैरह पे लिखा होता है। नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना कोई सब्सटेंस है उसको आप मेजर करते हैं मोल में। ओके, क्लियर। ये हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, कितनी यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, क्लियर। तो आपको ये याद रखनी होगी, तो फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, दे कैनॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनिट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, ये किसी और से आप इसको डिराइव नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स और उसके एग्जांपल्स प्लीज यू हैव टू लर्न। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट, सेकंड वन आर द डिराइव्ड यूनिट्स। अगली यूनिट्स कौन सी हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोस व्हिच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स, बस यही इंपॉर्टेंट है, यानी वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट हैं, आप उनको क्या बोलोगे, डिराइव्ड यूनिट। एंड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी आप जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं इनको फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, जैसे एरिया हो गया डिराइव्ड यूनिट, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। अब लेंथ का भी यूनिट क्या हो गया, मान लो मीटर हो गया या किलोमीटर हो गया, और ब्रीथ का भी क्या हो गया, मीटर, तो कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो ये तो मीटर, मीटर लेंथ, ये मीटर यूनिट किसकी थी, लेंथ की थी, और ये कौन सी यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है। क्लियर। तो हमने क्या देखा, फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, लेकिन डिराइव्ड यूनिट किस पे निर्भर होती हैं, दिस आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। और जब भी आप इनको एक्सप्रेस करेंगे तो इसमें फंडामेंटल यूनिट्स के ही मल्टीपल्स या उन पे डिपेंडेंट होंगे। जैसे देखें, सो इट इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, क्लियर, लेंथ टाइम। अगर वॉल्यूम ले लो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब आएगा, वहां पे क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एस, तो 3 लेंथ का हाइट, लेंथ की यूनिट आएंगे तो मीटर क्यूब। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड यूनिट। क्लियर। नाउ सिस्टम्स ऑफ यूनिट, आगे बढ़ेंगे हम। सिस्टम ऑफ यूनिट अगर हम बात करें, कितनी बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो बेसिकली लेंथ, मास एंड टाइम, दीज आर द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये मेट्रिक क्वांटिटीज में आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को 3 ही कंसिडर करते हो, लेंथ, मास और टाइम। अब इसमें देखिए क्या क्या सिस्टम है जो एक्सेप्टेड है, जहाँ जिनके बेसिस पे हम जो सिस्टम है यूनिट्स हमारा चलता है, उसमें से फर्स्ट हो गया आपका सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम। बेसिकली ये फ्रेंच सिस्टम है, और इसमें दिस इज द यूनिट ऑफ, देखिए ये छोटी यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ, ये लेंथ का यूनिट क्या है यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में, देखें हमेशा हो गया फर्स्ट, देखो सीजीएस लिखा हुआ, प्लीज ध्यान से देखें। अब ये आपको ट्रिक से बता दे रहा हूँ, लेंथ, मास, टाइम, डन। सीजीएस लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, लेंथ, मास एंड टाइम। अब यानी पहला वाला जो यूनिट है लेंथ का है, लेंथ सेंटीमीटर है, वो आंसर खुद दे देगा, यूनिट ही दे देगा। पहला सी है यानी सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट हो गया। जी है यानी ग्राम, वो किसका हो गया, मास का। और टाइम, जितने भी सिस्टम है ना, सब में टाइम का यूनिट बेसिकली सेकेंड ही लिया जाता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर। आप लिख लेना, कोई भी यूनिट्स के ऊपर लिखोगे आप क्या, एल, लेंथ, मास एंड टाइम। क्लियर। चाहे यहाँ सीजीएस हो गया तो सीजीएस में सेंटीमीटर हो गया, ग्राम में क्या हो गया, उसका मास हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, देखो एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम हो गया, यहाँ पे देखो लेंथ, मास, टाइम, यहाँ लिखोगे लेंथ, मास, टाइम, डन। तो यहाँ लेंथ का मास क्या है, फुट, सॉरी लेंथ की यूनिट क्या है यहाँ पे, फुट है। मास की यूनिट क्या है यहाँ पे, पाउंड होता है। क्या लेते हैं यहाँ पे, पाउंड। और समय हमने पहले ही बोल दिया, समय सेकंड में ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। अगला देख लें एमकेएस, यहाँ पे लिख लो लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मेट्रिक सिस्टम में, यहाँ पे ये ब्रिटिश सिस्टम था। एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर,
ये हो गया आपका मीटर, सेकंड हो गया किलोग्राम, थर्ड हो गया सेकंड। अब यही सबसे हमारा इंपॉर्टेंट और मोस्ट, मतलब कि हम इसको कॉमनली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो MKS सिस्टम में हमने क्या देखा कि जो M यानी जो लेंथ की यूनिट थी वो क्या थी, मीटर। फर्स्ट वर्ड आंसर बोलेगा लेंथ मीटर, सेकंड हो गया आपका मास किलोग्राम, और टाइम हो गया सेकंड। सेकंड हमें तीनों में कॉमन था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन जो था वो हमने देख लिया। ओके, दिस आर नो लॉन्गर इन यूज। हम अभी किसका यूज करते हैं, SI यूनिट्स का यूज करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, किसका इस्तेमाल करते हैं हम ये सिस्टम इंटरनेशनल का, इसका ही यूज करते हैं। क्लियर? ओके, सो अब आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। इन 1916 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट मास weight and measures recommended that the addition of length, mass and time। देखो यहाँ पे कुछ और ऐड किया गया था, length, mass, time, the units of temperature, luminous intensity, current and amount of substance were also taken to be as a fundamental unit। यानी 1916 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था उसमें आप मास, लेंथ और टाइम ही बेसिकली उस वक्त फंडामेंटल यूनिट को कंसीडर किया जाता था, लेकिन 1960 के बाद में ये उसमें ऐड कर दिया गया। आप इनको और क्या किस किस डेटास को यूज किया गया, टेम्परेचर को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, करंट को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो पूरा मिला के कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, हमने इसको पहले ही वहाँ टेबल में शो कर दिया था, वो तो लेटेस्ट टेबल था। अब इनको छोड़ के देखें, बिसाइड द यूनिट ऑफ द एंगल एंड सॉलिड एंगल इज टेकन टू बी ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। यानी यहाँ पे एंगल और जो सॉलिड एंगल है, आप इनको कौन सी यूनिट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ देखें मैंने इसको छोड़ दिया था, दिस आर फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? और इनको दो जो नीचे छूट गया था ना, इनको आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? आप इसको याद रखेंगे। क्लियर? क्लियर? देख लें, ये 7 हो गया। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट SI यूनिट में आपको इसको बिल्कुल याद कर लेना है। और जो नीचे के दो हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, एंगल और सॉलिड। इसको एक्सेप्ट किया गया था। लेंथ, मास, टाइम को छोड़ के बाकी जितनी ये यूनिट्स हैं, इनको 4 यूनिट्स को कंसिडर किया था, लिया गया था कब, 1916 के बाद। इनको क्या बोलते हो आप, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, MCQ में। या आपको याद होना चाहिए, एंगल एंड सॉलिड एंगल आर कंसिडर टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। डन। नाउ सम यूज ऑफ प्रीफिक्स। अब देख लें यहाँ पे आप थोड़ा सा, यूज ऑफ प्रीफिक्स विद यूनिट। यूनिट के साथ कुछ प्रीफिक्स है, उनका यूज क्या करते हैं हम। जैसे देखिए, प्रीफिक्स डेका, सिंबल डे ए। अब यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, 10। डेका का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर? हेक्टो मल्टीप्लाई, इसमें आपको उसका पावर बस रट लेना है। किलो मल्टीप्लाई बाई पावर 10 के पावर 3। मेगा पावर याद रखना है, पावर 6। गीजा पावर 10 के पावर 9। टेरा 10 के पावर 12। पेंटा 10 के पावर 15। एक्सा 10 के पावर 18। जेटा 10 के पावर 21। योटा 10 के पावर 24। बेसिकली आपको ये यहाँ तक याद रखना है, ठीक है ना, सिंबल के साथ इसका यूज होता है। क्लियर? तो बेसिकली ये बिगर यूनिट्स हैं, लार्जर यूनिट्स, तो इनके ये आप इसको याद रखेंगे। प्लीज़ देखो, इसमें आपको याद रख लेना ही है और थोड़ा रटना ही है, मेहनत करना है, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है ना। स्मॉलर यूनिट्स में देख लेते हैं, जैसे वहाँ, अब देखो बिगर यूनिट्स क्यों थी और ये स्मॉलर यूनिट्स क्यों है। देखो यहाँ पे जो पावर है ना, यहाँ पे देखो पावर लिखा है 10 के पावर -1। यहाँ जाएंगे आप 10 के पावर -12, तो ये 1 डिवाइडेड बाई इतना होगा ना ज़्यादा, तो ये तो छोटी यूनिट्स हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले में बात करें तो वो माइनस नहीं था, पॉजिटिव था। सो दिस वेयर द यूनिट्स ऑफ, दिस वेयर द प्रीफिक्स ऑफ बिगर यूनिट। लेकिन अगर वही हम बात करें, सो दिस आर द प्रीफिक्स ऑफ स्मॉलर यूनिट। देखें, डेसी, डेसी में 10 के पावर -7 का मतलब 1/10 हो गया। डन। सेंटी में 10 के पावर 100, तो ये बढ़ता जाएगा, माइनस का मतलब डिवाइड करेंगे। मिली में कितना हो गया, मिली में 10 के पावर -3। माइक्रो ये पूछता है, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमी, ये सब पूछता है, ठीक है ना, इनको पूछता रहता है। बाकी नॉर्मल कन्वर्जन के लिए ये तो आपको याद ही रखना है। माइक्रो 10 के पावर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछता है ये सब। नैनो 10 के पावर -10, ये स्मॉलर यूनिट है। पीको 12। क्लियर? एंड फर्मो 10 के पावर -15। प्लीज़ आप ये स्मॉलर यूनिट्स के जो प्रीफिक्स हैं इनको याद रखें।
अभी याद कर लेंगे, एक दिन याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, अगर आप नहीं याद करोगे छोड़ दोगे तो फिर हमेशा के लिए कंफ्यूजन होगा, आप यूनिट्स भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए प्लीज याद रखें इसको जरूर। ओके डन। ये लार्जर यूनिट्स हैं, इसमें देखें जो कुछ कॉमन है उसमें जो मेरे हिसाब से वो मेगा है और जीजा है। ओके, बाकी तो किलो वगैरह तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। ये 2-3 ठो जो बहुत ही कॉमन है, बार बार पूछ लेता है, तो उसको हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा यूनिट्स के को बारी बारी से डील कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, हमने सीधा टू द पॉइंट जो डिफिनीशन बुक्स में दिए हुए हैं उन्हीं बुक्स से डिफिनीशन को उठाया है, क्योंकि अगर आपने उसको छेड़छाड़ किया एक भी डिजिट पूरा गलत, बोर्ड नहीं मानेगा। तो मैंने एज इट इज बुक से उठाया डेफिनेशन, उसमें कोई चेंज नहीं है। यूनिट ऑफ लेंथ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, हम एसआई यूनिट ही लेते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, इसी में हम मेजर करते हैं। ओके, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन ए मीटर? अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन मीटर, देन एग्जैक्ट डेफिनेशन यू हैव टू राइट। मैंने पहले इसको पढ़ दे रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज द 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, LIGHT। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इन 1 divided by 299,792,458 of a second in air or a vacuum। ये छोटा सा डिफिनीशन है और ये लेटेस्ट डिफिनीशन है, प्लीज यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। ओके, इसको याद रख लेना है एज इट इज, नो चेंज इन द वर्ड। नाउ सब यूनिट्स, छोटे यूनिट्स जो है सेंटीमीटर, आप इसको कैसे डिफाइन? इट इज डिफाइंड एज द 100 पार्ट ऑफ अ मीटर, यानी जितना मीटर है ना उसका डिवाइड करेंगे कितना, 100, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100, यानी कितना हो गया 10 के पावर -2 मीटर। कितना हो गया 10 के पावर -2 मीटर। मिलीमीटर में कितना हो जाएगा 10 के पावर -3 मीटर। डन। कितना 1000 पार्ट ऑफ ए मीटर। 1000 का मतलब 1 मीटर ऊपर रख लो, नीचे डिवाइड कर दो 1000, तो कितना गया 10 के पावर -3, क्या हो गया मीटर। डन, ऐसे याद रख लेते हैं। माइक्रो, ये बार बार पूछता है माइक्रो। ओके, माइक्रो 1 माइक्रोन, ये एमसीक्यू में पूछता है बार बार, प्लीज आप इसको याद रखें। इट इज द 1 मिलियन पार्ट ऑफ मीटर, यानी कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। अगर 5 जीरो होंगे तो 1 लाख होगा, 6 जीरो हो गए तो 1 मिलियन, यानी कितना हो गया 10 के पावर -6 माइक्रोन। प्लीज लर्न करें, इसे जरूर याद रखें। क्लियर? बाकी आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारे यूनिट्स रट लेना, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स तो लाइफ भर पढ़ने, साइंस के स्टूडेंट हो तो, कॉमर्स के भी हैं तो वहां भी यूनिट्स का कन्वर्जन जरूर आएगा। नेक्स्ट विल गो फॉर द नैनो। 1 बिलियन पार्ट ऑफ ए मीटर, बिलियन में कितना आ जाएगा 10 के पावर -9, प्लीज याद रखें। क्लियर? किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 3 मीटर, ठीक है ना। ये तो थोड़ा 1000 पार्ट ऑफ ए मीटर, यानी ये आप इसको कैसे याद रखोगे, जैसे आप कपड़ा मेजर करने जाते हैं ना, कपड़ा लेने के शर्ट वर्ट का, ये दुकान पे जाएंगे तो इतना बड़ा एक लंबा सा ना रूलर, 1 मीटर का वो रूल रखते हैं, ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो जो जिससे वो कपड़ा मेजर कर रहे हैं ना, उसको उससे 1000 बार मेजर करेंगे, 1 2 3 4, 1000 बार करके आगे जाएंगे ना, तो जितना दूरी उससे ट्रेवल करेंगे आप, वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा, ठीक है ना। 1000 बार पलटना है, 1000 टाइम्स आपको पलटना है, तो कितना दूर वो 1000 में जहां से स्टार्ट करके जहां पहुंचेंगे ना, वो 1 किलोमीटर की दूरी होगी, इससे होगी। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अब देखो भैया, ये बहुत बड़ा बड़ा जो डिस्टेंस होता है ना, उसमें कन्वर्ट, उसको मेजर करते हैं लेंथ का, तो उसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए छोटा सा, इससे जितना आगे बढ़ेंगे बड़े बड़े यूनिट्स आएंगे। इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब प्लीज, अब ये 150 मिलियन होता है, लेकिन आप जो ये डेटा यहाँ दिया है ना, उसी को एज इट इज लिखना। क्लियर? एक भी वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, एमसीक्यू या किसी चीज में फिल इन द ब्लैंक्स किसी फॉर्म में पूछेगा, 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। डन, नो चेंज इन एनी डेटा। अगर वो किलोमीटर बोलेगा तो यहाँ 10 के पावर 8 हो जाएगा बस, लेकिन आप एक याद रखो मीटर, 1.496 10 के पावर 11 मीटर। नाउ लाइट ईयर, लाइट ईयर देखो सबसे बड़ी तो समस्या है लाइट ईयर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, बोलता है लाइट ईयर किसका मात्रक है। बच्चे लाइट देखते हैं, ठीक है ना, और ये ईयर लिख दिया इधर, क्या लिख दिया ईयर, वो टाइम लगा, तुरंत एमसीक्यू में पूछता है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, पहला ऑप्शन देगा टाइम, पहले ही बच्चों ने लगा दिया बिना पढ़े लिखे किसमें, टाइम पे, और वो गलत हो गया। इट इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखो क्या है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी 1 साल में वैक्यूम में
प्रकाश कितना दूरी तय कर रहा है, दैट इज लाइट ईयर। तो ये दूरी मेजर कर रहा है, समय नहीं। इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। यही क्वेश्चन होता है, गलत करते हैं आप लोग। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू, स्पीड हो गया लाइट का इंटू टाइम हो गया। एक साल में इसको कन्वर्ट करना होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन। यहां मल्टीप्लाई करेंगे। कितना दिन हो गया, 365। कितने घंटे हो गए, 24। अब कितने मिनट, 60। कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। अगर आप इसको करोगे तो ये इतना आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर विदाउट एनी चेंज। यू हैव टू लर्न, रटना है। किलोमीटर में होगा तो 3 प्लस माइनस कर देंगे आप, तो कितना हो गया, 10⁻12 किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स 11 मीटर के टर्म्स में था, उससे ना देखो ये 1.4 था, ये 9.6 है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा यूनिट है, उससे ज्यादा दूरी मेजर करता है कौन सा, लाइट ईयर। लेकिन लाइट ईयर याद रखना डिस्टेंस का मात्रक है, न कि समय का। पार्सेक अगला इंपॉर्टेंट, ये उससे भी बड़ा यूनिट है। 1 parsec is the distance from where the semi major axis or orbit sustained an angle of 1 second. Clear? अब ये देखें, ये 1 पार्सेक सबसे बड़ा यूनिट है। ये कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होगा। ये बार बार वो पूछता है, स्टार मार्क लगाएं। क्लियर? डिफिनीशन भी रट लें आप इसको। क्लियर? अब हम आ रहे हैं लेंथ के स्मॉलर यूनिट्स पे। छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं, यानी माइक्रो, जैसे साइज ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया निकालना है तो आप उसको लाइट ईयर में थोड़ी मेजर करोगे। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज माइक्रो लाइट ईयर, ऐसा नहीं है। उसके लिए अलग से यूनिट दिया गया है, छोटा छोटा। देखिए फर्स्ट अंगस्ट्रन, अंगस्ट्रन में 1/10 पार्ट ऑफ अ मीटर। ओके सर, यहाँ पे ना थोड़ा ये माइनस ऊपर होगा, ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। यानी 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, एंगस्ट्रॉन का सिंबल भी आज कभी कभी पूछ देता है, 10⁻−10 मीटर। डन। क्लियर? नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब 10 होता है, वो हो गया जी। प्लीज दोनों यूनिट्स आप याद रखेंगे। ओके, एग्जाम में पूछेगा कोई भी। ये वाला चैप्टर थोड़ा आपको मेहनत करना है, रटना है। 1 दिन में नहीं याद होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, चलो 1 हफ्ते का टाइम ले लो, 1 हफ्ते में याद कर लेना। रटना ही है, बचोगे जितना याद रखो। एक ही विकल्प है, या तो याद कर लो तो छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो फिर तो फेल होना कन्फर्म है। अगर किसी चीज से छुटकारा पाना है तो उससे लड़ लेना है। अगर मान लो पढ़ाई से आपको छुटकारा चाहिए, सर पढ़ना बहुत बोरिंग काम है, मुझको पढ़ने का ही मन नहीं करता है, उसके लिए एक काम कर सकते हो आप, इतना ज़्यादा पढ़ो कि जल्दी नौकरी मिल जाए, 3, 4, 5 साल में निपट लो। नहीं तो पूरे लाइफ पढ़ोगे, बाल यहाँ से उड़ जाएगा, 30-40 साल तक पढ़ते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगे। आपके पास विकल्प है, या तो ज़्यादा पढ़ के तुरंत 3-4 साल में निपटा लो, नहीं तो 30 साल पढ़ो। ऑप्शन आपके पास है, पढ़ना तो पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻−15 पार्ट ऑफ ए मीटर। ओके, ये याद रखेंगे प्लीज, 10⁻−15 मीटर, ठीक है ना। थोड़ा ये टाइपिंग में इससे ऊपर आया ही नहीं है ये, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, सब यूनिट्स ऑफ केजी। तो आपको छोटे हैं क्लास से भी याद होगा क्या, ये ग्राम 1000 पार्ट ऑफ ए किलोग्राम, यानी 1 किलो में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम, ये से याद रखेंगे। मिलीग्राम 10⁻−3 ग्राम। क्लियर? केजी में भी याद रखेंगे आप। मल्टीपल यूनिट्स ऑफ केजी, यानी बड़े यूनिट्स की हम बात करेंगे, स्मॉलर यूनिट्स थी, हम बड़े यूनिट्स। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल खरीदता ना चावल, आपके घर खरीदते हो, 1 क्विंटल चावल खरीद लिया, 1 क्विंटल दाल खरीद लिया, शादी पड़ती हो तो 1 क्विंटल सब्जी खरीदते होंगे। 1 क्विंटल में 100 केजी, 100 केजी, कितना हो गया, 100 केजी। टन। अब मेट्रिक टन की बात करें तो यहाँ पे 10 क्विंटल होता है। ये ट्रक वरक में लोडिंग होती है ना, वो इसमें होता है मेट्रिक क्विंटल में। 1000 किलो को आप बोलोगे 1 मेट्रिक टन है। तो यहाँ ट्रक लोडिंग होती है ना, वो इस फैक्टर से होती है। आगे देखें आप, एएमयू, ये एक खास है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ओके, ये काफ़ी छोटी यूनिट है। इट इज़ यूज्ड, थोड़ा देख लें एक बार, मैं सही है ना ये, हाँ सही है। एएमयू, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल। अब आप इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं पा रहे हो, दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गोल गोल न्यूक्लियस के चारों तरफ। देखो कृष्ण जी का थोड़ी मुंह खोलेंगे तो ब्रह्मांड दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, आंख से दिख नहीं रहा है, और आप उसका मास कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए उतने छोटे पार्टिकल के लिए मास कैलकुलेट करना हो तो कौन सा यूनिट होगा, एएमयू। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनका मास वगैरह कैलकुलेट करते हैं, किसका, एटॉमिक पार्टिकल्स। अब 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, यानी ये जो कार्बन होता है ना, उसका एक कार्बन का एटम का, उसका 1/12 मास
कितने के बराबर होगा 1 AU में। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ टाइम यहाँ से कुछ देख लेते हैं हम। यहाँ से देखो लूनर मंथ ये पूछता है, लूनर मंथ क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन बाय विक्रम एंड संख और हिजरी। ये जो कैलेंडर होता है ना, ये थोड़ा इस्लामिक कैलेंडर है, ये हिंदू कैलेंडर है। ओके, अब ये आपसे मतलब नहीं है, इसमें देखो काम की चीज यहाँ है। इन दिस 1 मंथ और लूनर साइकिल इज इक्वल टू 29.5 डेज में एक मंथ कंप्लीट होगा। आप उसे क्या बोल रहे हो? लूनर मंथ। और उसके हिसाब से 12 लूनर मंथ के हिसाब से चले जाएं तो कितना होगा दिन एक साल में? 354.37 डेज इन अ ईयर। ओके, 12 लूनर मंथ यानी एक साल में। क्वेश्चन हो सकता है कि जो लूनर 1 मंथ होता है ना, मतलब कि एक महीने जो लूनर मंथ है उसमें एक महीने में कितना दिन होगा? तो आप बोलोगे 29.5 डेज। एक साल में कितना दिन होता है? 354.37 डेज। देन अगर लीप ईयर आ गया, लीप ईयर व्हेन द मंथ ऑफ फरवरी इज 29, यानी जब 4 साल पे एक बार ऐसा होता है कि जब फरवरी का मंथ होता है ना 29 को पड़ जाता है। कब पड़ जाए? 29 को। क्लियर? तो ऐसे जब 29 को पड़ जाता है तो नॉर्मली 365 दिन का ईयर होता है, लेकिन अब जब कब होता है? जब फरवरी 28 का है। और जब फरवरी 29 डेज का हो गया तो ये साल कितने का हो जाएगा? 366 डेज का। अब सोच लो 366। अब जिन बच्चों का ये लीप ईयर 29 को पड़ता होगा वो कितने खास होंगे, ठीक है ना? तो बहुत बच्चे से खास हैं जिनका 4 साल पे बर्थडे आता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। ये यूनिट्स का चैप्टर था। हाँ प्लीज़ मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको। इसके बाद वाला दोनों चैप्टर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का जितना भी न्यूमेरिकल है जिस तरीके से सॉल्व कर लेना है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और मैंने उस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है पिछले साल, और मैं इसका प्लेलिस्ट भी एक तो बना दूंगा। और एक साथ आप इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे। धैर्य के साथ पढ़ना है, आसानी के साथ पढ़ना है और मेहनत जरूर करनी है। ओके, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।